एक बार फिर सभी विद्यार्थियों का मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, हम लोग पिछले सेशन के अंतर्गत मौलिक जो अधिकार है यानी कि फंडामेंटल जो राइट्स हैं इनके बारे में चर्चा कर चुके थे और कुछ बातें हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 16 तक की कर ली थी। आज के सेशन में हम लोग जो हमारा समानता का अधिकार चल रहा था इसी के अंतर्गत हम लोग जो बात करने वाले हैं वो आर्टिकल नंबर 17 की बात करने वाले हैं। तो आर्टिकल नंबर 17 में क्या दिया हुआ है इसके बारे में यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जल्दी से यहां पर हेडिंग डाल देंगे आर्टिकल नंबर 17। इस अनुच्छेद की बात कर रहे हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं अनुच्छेद नंबर 17 की। इस आर्टिकल की बात कर रहे हैं तो अनुच्छेद नंबर 17 की हम लोग बात करने वाले हैं। अनुच्छेद 17 क्या कहता है आप लोगों से इसको यहां पर समझेंगे और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अनुच्छेद नंबर 17 है वो अस्पृश्यता को मिटाता है, यानी कि अस्पृश्यता यानी कि जो छुआछूत की भावना है इसको मिटाने का काम करता है हमारा कौन सा आर्टिकल नंबर 17। यानी कि अस्पृश्यता पर क्या लगाई गई है, रोक लगाई गई है। लिख दीजिएगा अस्पृश्यता, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत पर रोक लगाता है हमारा आर्टिकल नंबर 17। आखिरकार क्या है ये? तो आर्टिकल 17 ये कहता है कि किसी भी हालातों में, किसी भी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ क्या नहीं करेगा, छुआछूत की भावना नहीं रखेगा। जैसे कि आप लोगों ने घर पे देखा होगा, गांव में देखा होगा कि जो निचली जाति के लोग हैं वो निचली जाति के लोगों से दूर रहने का प्रयास करते हैं, उनको पास नहीं बिठाते, अपने समान नहीं समझते। इसीलिए हम लोगों ने समानता के अधिकार में ये भी बात लिखी कि भाई जो अस्पृश्यता यानी जो छुआछूत है इसकी भावना किसी भी व्यक्ति के मन में नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग रखते हो तो ये आप लोग कौन से मौलिक अधिकार, तो हमारे समानता के मौलिक अधिकार में आर्टिकल नंबर 17 का उल्लंघन कर रहे हो और आपका कोर्ट इस प्रकार से आपको पनिशमेंट दे सकता है। इसीलिए हम लोगों ने सबसे पहले जो अस्पृश्यता के लिए कानून बनाया उस कानून का नाम था अस्पृश्यता अधिनियम 1955। तो पहला कानून बनता है 1955 में और आप लोगों ने कई बार यहां पर घटनाएं देखी होंगी। जब कोई भी मामला आता है तो उसमें SC/ST एक्ट लगा दिया जाता है। ये ST/SC एक्ट है क्या? अगर इसको हम लोग देखें तो आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी छोटी मोटी बात हुई ST/SC एक्ट, यानी कि यहां पर ये कानून लग गया तो यहां पर आप लोगों के साथ बख्शा नहीं जाएगा। पहले आप लोगों को अंदर किया जाएगा और फिर आपकी जांच की जाएगी। और इसीलिए कोर्ट ने कि भाई ये तो गलत बात है कि भाई ये हो सकता है कि जबरदस्ती का झूठा मामला हो और आप सीधे पहले अंदर कर रहे हो और उसके बाद आप लोग जांच कर रहे हो। तो इसीलिए 2018 के अंतर्गत यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट था, इस सुप्रीम कोर्ट ने एक SK महाजन नाम के व्यक्ति थे और SK महाजन व्यक्ति ने महाराष्ट्र राज्यवाद के अंतर्गत यानी कि उन्होंने एक एप्लीकेशन दायर की थी SK महाजन जी ने और महाराष्ट्र राज्यवाद के खिलाफ। तो यहां पर इसी के मामले के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अब हम लोग इस नियम को बदलने वाले हैं। पहले हम लोग जांच करेंगे और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको गिरफ्तार करेंगे, यानी उसके बाद पनिशमेंट की बात करेंगे। तो यहां पर ST/SC जो वाले इन्होंने तो कहा अपना क्या ही हो गया, अपना तो भाई साहब सब कुछ ही लुट गया, आरक्षण लुट गया, ये हो गया, वो हो गया, और लोग सड़कों पर आ गए। और इसी के आधार पर हम लोगों ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने वापिस से अक्टूबर 2019 के अंतर्गत परिवर्तन किया और जैसे चला आ रहा था उसी के अनुरूप इसको क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। तो हमें देखो जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये जाति बाति धर्म ये सब को छोड़कर एक विद्यार्थी होने के नाते सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लोग किस धर्म से हैं, किस जाति से हैं। मेरा कोई धर्म नहीं है, मेरी कोई जाति नहीं है, मैं एक यहाँ पर विद्यार्थी और शिक्षक हूं, दोनों के नाते मैं आपको पढ़ा रहा हूं। जब इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, जब इस स्टेज पे खड़ा हूं तो मेरा कोई जाति नहीं है, मेरा कोई धर्म नहीं है। यही सोचकर आप लोग जब पढ़ें तो अच्छे से चीजें हम लोगों को समझने में आसानी होगी। क्योंकि जब हम लोग किसी एक धर्म की बात करते हैं तो उसी धर्म के अंतर्गत हम लोग जाते हुए दिखाई देते हैं, चाहे उसके अंदर कितनी गलतियां हो, लेकिन वो गलतियां हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन जब हम लोग एक इंसान होने के नाते उन चीजों पर सोचेंगे तो हमें वो गलतियां नजर आने लगेंगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब भी आप लोग पढ़ें तो इस बातों को नहीं समझें। आप लोग केवल इतना ध्यान रखें कि क्या सही है क्या गलत है, इसकी पहचान करने की कोशिश करें। अब एक बात आप ही बताइएगा कि मान लो किसी व्यक्ति ने गलत किसी पर इल्जाम लगा दिया हो तो भाई पहले जांच होनी चाहिए, इसके बाद यहां पर क्या होना चाहिए,
यहाँ पर उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो इसी आर्टिकल के आधार पर ऐसी बहुत सारी जो चीजें हो जाती है जो बेगुनाहों को सजा दे देती है। तो कहाँ का न्याय है ये? तो ऐसी चीजें ना करें और हमें भी इन चीजों का सपोर्ट करना चाहिए। जब कोर्ट हमारे लिए कुछ अच्छी चीजें करता है तो उन चीजों पर हम लोग ध्यान नहीं देते। जैसे कि अभी ST SC आरक्षण की मामले की बात आई थी कि भाई जो गरीब है उसको मिलना चाहिए। ST SC में भी तो गरीब है भाई, बहुत सारे तो ऐसे हैं कि इसका फायदा उठाकर आरक्षण का पैसे वाले बन गए। तो जो असमानता इसको दूर करने का तो प्रयास करता है हमारा कोर्ट, लेकिन हमारे लोग बाग तो कहाँ हैं? और नेताजी आते हैं, टोपी पहनाते हैं और आप लोग पहन लेते हो। ठीक है, ऐसा नहीं करना। क्या सही है क्या गलत है खुद सोचना है। तो इसके अंतर्गत एक दो पॉइंट हम लोग लिखेंगे। सर्वप्रथम सर्वप्रथम अस्पृश्यता अधिनियम, अस्पृश्यता अस्पृश्यता अधिनियम, अधिनियम 1955 बनाया गया, बनाया गया। वर्तमान में, वर्तमान में अस्पृश्यता, अस्पृश्यता रोकथाम या निवारण अधिनियम, अधिनियम 2018 लागू है, लागू है। या फिर इस जो अधिनियम है इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं अनुसूचित, अनुसूचित व अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति जनजाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 2018 लागू है। अत्याचार निवारण अधिनियम 2018 लागू है। ध्यान रखना, पूछ सकता है आप लोगों से कि अस्पृश्यता के खिलाफ पहला जो कानून है, पहला जो अधिनियम है वो कब बनाया गया? 1955 में। फिर पूछ सकता है आप लोगों से कि प्रेजेंट में कौन सा चालू है? तो प्रेजेंट में जो अपना चालू है वो आपका अनुसूचित व अनुसूचित जनजाति अत्याचार जो निवारण अधिनियम है 2018, ये वर्तमान में लागू है। यहीं पर ध्यान रखेंगे, नोट करके लिखेंगे इस बात को, तो आप लोगों से ऐसे प्रश्न किए जा सकते हैं, तो यहां पर नोट करके इस बात को लिख देंगे। SK महाजन, SK महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्यवाद, बनाम महाराष्ट्र राज्यवाद, महाराष्ट्र राज्यवाद, राज्यवाद के अंतर्गत, के अंतर्गत, के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें, इसमें परिवर्तन करते हुए, परिवर्तन करते हुए, करते हुए पहले जांच, पहले जांच फिर सजा का प्रावधान किया, प्रावधान किया, किया, किंतु
सरकार के दबाव में आकर, किंतु जनता के दबाव में आकर, जनता के दबाव में आकर, दबाव में आकर, अक्टूबर 2019 में, अक्टूबर 2019 में इसे वापस ले लिया, इसे वापस ले लिया। यानी कि प्रेजेंट में जो पहले चला आ रहा था वही चल रहा है, वापस ले लिया। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी जहां तक उम्मीद है। आगे चलते हैं, आगे की बातें यहां पर करते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने यहां पर देखा आर्टिकल नंबर 17 के बारे में कि किसी भी प्रकार का आप लोगों से भेदभाव नहीं किया जाएगा छुआछूत को लेकर। आर्टिकल 18 कहता है कि भाई जो आपको उपाधियां प्रदान की जाती है, ये उपाधियां प्रदान नहीं की जाएगी केवल सेना और आपके शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर। यानी कि शिक्षा और सेना के अंतर्गत आप लोगों को उपाधियां दी जा सकती है, अन्य किसी भी क्षेत्र में आप लोगों को उपाधियां नहीं दी जाएंगी। यानी कि हम लोगों ने क्या कर दिया, उपाधियों को समाप्त कर दिया। यहीं पर लिख दीजिएगा। अनुच्छेद नंबर 18, 18 में क्या किया, सैन्य व शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर, शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर, क्षेत्र को छोड़कर छोड़कर अन्य किसी भी क्षेत्र में, अन्य किसी भी क्षेत्र में उपाधियां नहीं दी जाएंगी, उपाधियां नहीं दी जाएंगी, नहीं दी जाएंगी, नहीं दी जाएंगी। अर्थात उपाधियों को हम लोगों ने क्या किया है, समाप्त किया है। उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। ठीक है, बात समझ में आई होगी। यहां पर हम लोगों ने क्या किया, उपाधियों को बिल्कुल समाप्त कर दिया। लेकिन इसी बात को लेकर यहां पर मामला आने लगा कि जो आप लोग देते हो पद्म भूषण, भारत श्री, पद्म विभूषण, भूषण, तो ये क्या है फिर सर, ये भी तो आपकी उपाधियां हो गई। लेकिन यहां पर 1995 के जो आपके राघव नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे और इनके द्वारा ये मामला कोर्ट में ले जाया गया और बालाजी राघवनाथ जो विवाद आया, इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि भाई जो आपके पद्म भूषण, विभूषण, भारत श्री, भारत रत्न, ये सारे सम्मान हैं और इनको वैध घोषित किया गया। आप लोगों से एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो आपके सम्मान दिए जाते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, भारत श्री, ये कब वैध माने गए, कब इनको उपाधियों से बाहर माना गया? तो यहां पर ध्यान रखना, 1995 के बालाजी राघवन वाद विवाद के अंतर्गत इसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना, वैध माना। तो यहां पर यह बात भी यहां पर लिख देनी है हम लोगों को नोट करके। उन्नीस सौ पिचानवे की बालाजी राघवन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भारत रत्न, भारत श्री, पद्म भूषण, भूषण, विभूषण,
विभूषण आदि को सम्मान मानते हुए वैध घोषित किया, यानी वैलिड घोषित किया, वैध घोषित किया। यानी कि यहां की बात आप लोगों के अच्छे से समझ में आई होगी कि हम लोग कहां कहना चाहते हैं, कहां आप कर जाना चाहते हैं। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि भाई आपके जो सैनिक, आपका कौन सा क्षेत्र, आपका शिक्षा का क्षेत्र है, इसमें आप लोग सम्मान के अलावा आप लोग उपाधियां दे सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन आप लोग इसके अलावा अन्य किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई भी उपाधि नहीं दोगे। बात समझ में आई? यानी कि हमने उपाधियों को क्या कर दिया, पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर आप लोगों से कई बार थोड़े से इधर उधर के प्रश्न कर लिए जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा, इन्हीं को आधार बनाकर। जैसे कि कह दिया जाए कि कोई भारतीय नागरिक है और भारतीय नागरिक विदेश में जाकर काम करने लग गया। भाई भारत का नागरिक था और कहां चला गया, विदेश में चला गया। अब जब विदेश में चला गया तो वहां जाकर वहां पर अच्छे से कोई नौकरी कर रहा है और अच्छे से काम किया उसने, और वहां उस देश को बहुत प्रॉफिट दिया और बहुत अच्छा उस देश के लिए किया उसने। तो वहां का देश जो विदेश था वो राजी हो गया उससे, और भाई साहब उसे कुछ पुरस्कार या फिर हम लोग कहें कुछ उपाधि देना चाह रहा था। क्या देना चाह रहा था? उपाधि देना चाह रहा था। तो अब क्या वो उपाधि ग्रहण कर सकता है कि नहीं कर सकता? भारत तो नहीं दे रहा, दूसरा देश दे रहा है, लेकिन क्या अब वो उपाधि ले सकता है कि नहीं ले सकता? तो यहां पर ध्यान रखना, राष्ट्रपति की अनुमति से ही वो क्या ग्रहण करेगा, उपाधि ग्रहण करेगा। बात समझ में आई? भारत का नागरिक है, चाहे विदेश में काम कर रहा है और विदेश ही उसे कुछ उपाधि देना चाहता है, तो भी वो राष्ट्रपति से अनुमति लेकर ही उपाधि ग्रहण कर सकता है। दूसरा केस ऐसा आ सकता है कि कोई विदेशी व्यक्ति है, भारत की सेवाओं में आकर काम कर रहा है, यानी कि भारत की जो सेवाएं हैं उनके अंतर्गत वो कार्यरत है, और यहां पर उसने बहुत अच्छा काम किया, और यहां पर बहुत अच्छे काम को देखते हुए उसका जो देश था वो उसे कुछ उपाधि देना चाहता है कि इसने भारत में जाकर बहुत अच्छा काम किया है। तो यहां पर क्या वो व्यक्ति उससे, अपने देश से क्या उपाधि ग्रहण कर सकता है? तो ध्यान रखना, वो विदेशी भी भारत के अंदर अगर काम कर रहा है तो हमारे राष्ट्रपति से अनुमति लेकर ही वो क्या ग्रहण कर सकता है, उपाधि ग्रहण कर सकता है। तो दोनों चीजें समझ में आई हो, चाहे भारतीय है विदेश में जाकर रह रहा है तो विदेश भी उसे उपाधि तभी देगा जब हमारा राष्ट्रपति अनुमति दे देगा। दूसरी बात, कोई विदेशी व्यक्ति भारत में आके काम कर रहा है तो वो भी राष्ट्रपति से अनुमति लेकर ही उसके देश से उपाधि ले सकता है, भारत तो देगा ही नहीं। तो यहां पर चाहे हम लोग कहीं भी थोड़ा सा नोट लिख दें, चाहे आप लोग बस याद रख लेना इन चीजों को, कोई बेसिक बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है। आगे चलते हम लोग। तो पहला जो अपना मौलिक अधिकार था, समानता का अधिकार, इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से यहां पर क्लियरिटी के साथ देख लिया है। बात समझ में आई? तो आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता व संरक्षण, आर्टिकल 15 में हम लोगों ने देखा सामाजिक न्याय, इसके बाद आर्टिकल नंबर 16 सामाजिक आरक्षण को देखा, 17 में छुआछूत को मिटाया, और 18 में उपाधियों को हम लोगों ने क्या कर दिया, यहां से मिटा दिया। आगे चलते हम लोग आगे की बात करते हैं यहां से। चलो अगली बात देखिए यहां पर। तो अगला जो अपना आर्टिकल है वो कौन सा है, यहां पर अच्छे से देखेंगे हमारा अगला जो आर्टिकल होगा वो कौन सा यहां पर होगा। तो अगले आर्टिकल की बात करें हम लोग, तो अगले आर्टिकल की बात करने से पहले हमें ध्यान रखना है कि हमारा कौन सा मौलिक अधिकार स्टार्ट होगा। तो हमारा मौलिक अधिकार दूसरे नंबर का यहां पर स्टार्ट हो जाएगा। तो जल्दी से यहां पर करते हैं दूसरे मौलिक अधिकार का प्रारंभ। और आपका दूसरा मौलिक अधिकार कौन सा है? तो आपको पता है, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, बात समझ में आई होगी। और स्वतंत्रता के अधिकार को जो हम लोग देखते हैं वो कहां से लेकर कहां तक देखते हैं? तो ध्यान रखना, आर्टिकल नंबर आपका कौन सा वाला, 19, और 19 से लेकर यहां पर हम लोग जो देखते हैं वो आर्टिकल नंबर 22 तक देखते हैं। 19 से लेकर 22 आप लोगों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। क्या दिया गया है? स्वतंत्रता के बारे में यहां पर उल्लेख किया गया है। बात समझ में आई? अब देखते हैं एक एक आर्टिकल को कि किस प्रकार से आपको स्वतंत्रता यहां पर प्रदान की गई है। तो सबसे पहले जो बात करते हैं वो हम लोग बात करते हैं आर्टिकल नंबर 17 की बात है। किसकी बात करें? अनुच्छेद नंबर 17 की बात करें। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 आपको किस बात को बताता है, कहां लिखा है? सॉरी,
17 नहीं 19 लिखना है भाई, 19 क्या करिएगा यहां पर 19 कर दीजिएगा। अगली बात करते हैं, तो यहां पर ध्यान रखना 19 में क्या लिखा हुआ है, तो 19 के अंतर्गत आप लोगों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। क्या किया गया है, संविधान के द्वारा आप लोगों को कुछ फ्रीडम्स दी गई है, कुछ स्वतंत्रताएं दी गई है, और यहां पर जो स्वतंत्रता दी गई है वो हमें ध्यान रखना है 19(1) में दी है। 19 में तो क्या बोला है कि जो भारतीय नागरिक है इनको हमारा जो संविधान है वो क्या प्रदान कर रहा है, स्वतंत्रता प्रदान कर रहा है। लिख दीजिएगा, भारतीय संविधान ने, भारतीय संविधान ने, भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान की है, स्वतंत्रताएं प्रदान की है, प्रदान की है। और किनको की है, भारतीय नागरिक। वापिस से आ गया 15, 16, 19, 19 में भी हम लोग केवल नागरिक शब्द का प्रयोग करेंगे। यहीं पर हमें ध्यान रखना है अनुच्छेद नंबर 19(1), 19(1) तो लिख दीजिएगा, मूल संविधान के द्वारा, मूल संविधान के द्वारा, मूल संविधान के द्वारा 7 स्वतंत्रताएं, स्वतंत्रता एवं वर्तमान में, वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं शामिल है, स्वतंत्रताएं शामिल है, शामिल है। ध्यान रखना, आपके जिस प्रकार से यहां पर स्वतंत्रता लिखी हुई है उसी प्रकार से ध्यान रखना, इन पर विधि बनाकर क्या भी कर रखा है, इन पर स्वतंत्रताओं पर रोक भी लगा रखी है। ये नहीं है कि आपको स्वतंत्रता दे दी तो आप लोग कुछ भी करोगे, ऐसा नहीं है। आपकी इन्हीं स्वतंत्रताओं पर हम लोगों ने क्या भी लगाई है, रोक भी लगाई है। आर्टिकल 19 में ही आपको स्वतंत्रता दी है और आर्टिकल 19 के द्वारा ही आपकी इन स्वतंत्रताओं पर रोक भी लगाई है। ठीक, अब हमारी जो हमने कहा कि मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएं हैं और वर्तमान में आपकी 6 स्वतंत्रताएं हैं, तो एक कौन सी और कहां गायब हो गई, तो आप लोगों को मैंने बता चुका हूं, मैं लिखा चुका हूं कि आपकी आर्टिकल नंबर 31 और इसके अंतर्गत संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, और यही संपत्ति के अधिकार आपकी संपत्ति को रखने की स्वतंत्रता भी हुआ करता था। लेकिन इसको जब वहां से अधिकार हटाया तो यहां से ऑटोमेटिक संपत्ति रखने की जो स्वतंत्रता है इसको भी यहां से छीन लिया गया। ठीक है, तो प्रेजेंट में आपकी संपत्ति रखने की स्वतंत्रता आप लोगों को नहीं है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे वर्तमान में यहां से हटा दिया गया है। अब एक एक को देखते हैं हम लोग, यहां पर आपकी एक एक स्वतंत्रता को देखा जाए कि कौन कौन सी आप लोगों को स्वतंत्रता यहां पर दे रखी है। तो 19(1) की हम लोग बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं स्वतंत्रता के बाद हम लोग देखते हैं पहली स्वतंत्रता को कि आपकी पहली स्वतंत्रता कौन सी है। तो आप लोगों को विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। किसकी, विचार व अभिव्यक्ति, यानी कि आप अपने विचार अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं। बस समझ में आई। अगला चाहे सुने चाहे नहीं सुने, लेकिन आपको अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है आपका पहला जो स्वतंत्रता वाला अधिकार है, आर्टिकल नंबर 19(1)(a। क्लियर। अब यहां पर देखिए इसमें बहुत सारी जो बातें हैं वो अंतर्निहित लिखी हुई है, स्पष्ट तो नहीं लिखी हुई, लेकिन हम लोग जब देखते हैं तो उनके अंदर यहां पर आप लोगों को चीजें दिखाई देती है, जैसे कि प्रेस की स्वतंत्रता, ध्वज लहराने की स्वतंत्रता, चलचित्र बनाने की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार। ये सारी जो बातें हैं वो आपकी कहां पर शामिल है, तो वो आर्टिकल नंबर 19(1)(a) में शामिल है। तो जल्दी से इन बातों को भी यहां पर नोट कर दिया जाए। विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। यहीं पर नोट डालेंगे एक छोटा सा, और नोट के अंतर्गत लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे हम लोग ध्वज लहराने की स्वतंत्रता, ध्वज लहराने की स्वतंत्रता, लहराने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता,
इसके अलावा चलचित्र बनाने की स्वतंत्रता, चलचित्र बनाने की स्वतंत्रता, बनाने की स्वतंत्रता। इसके बाद हम लोग यहीं पर लिख सकते हैं सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार। जो हमारे राजनेता हैं इनकी पृष्ठभूमि जानने का अधिकार, राजनेताओं के पृष्ठभूमि जानने का अधिकार, पृष्ठभूमि जानने की स्वतंत्रता, जानने की स्वतंत्रता। ये सब इसी में शामिल है। ठीक है, ये सारी चीज इसी में शामिल है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर आप लोगों को बोलने का अधिकार दिया है? यानी कि बात यही समझनी है कि बोलने की स्वतंत्रता जो है आपकी वो कौन से आर्टिकल में है? 19(1) में शामिल है। कहां पर शामिल है? 19(1) में शामिल है। यानी कि आपको सीधा सा कोई सा भी ऐसा एग्जाम्पल दे दिया जाए, वहां पर आपको नजर आ रहा हो कि बोलने के संबंध में है, तो बोलने के संबंध में जो आप लोगों को छूट मिलती है, आरक्षण मिलता है, जो स्वतंत्रता मिलती है, वो आर्टिकल 19(1) के द्वारा प्रदान की जाती है। वहीं 19(b) की बात करें, 19(1)(b) के अंतर्गत आप लोगों को कहा गया है कि आप लोग शांतिपूर्ण तरीके के साथ बिना हथियारों के आप लोग सभा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप लोग सभा कर सकते हैं। अब सभा करेंगे हम लोग, तो सभा करने की जो स्वतंत्रता आप लोगों को दी जाती है वो 19(1)(b) के द्वारा दी जाती है। कौन से के द्वारा? अनुच्छेद नंबर 19(1) और (b) के द्वारा आप लोगों को ये स्वतंत्रता यहां पर प्रदान की जाती है। कौन सी है? शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियारों के, बिना हथियारों के, बिना हथियारों के लिख दीजिएगा, साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। ठीक है, नोट्स बहुत काम आते हैं। वैसे आप लोगों को पीडीएफ वगैरह सारा कुछ उपलब्ध कराया जाएगा। शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियारों से सभा करने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता। मैं इन सारी स्वतंत्रता को एक साथ क्रम वाइज याद भी करवाऊंगा, बस एक बार पहले देख लो, उसके बाद स्वतंत्रता। यानी कि आप लोगों को जो सभा करने की स्वतंत्रता मिलती है वो आर्टिकल 19(1)(b) प्रदान करता है। आपको शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियारों के साथ सभा की जा सकती है, कर सकते हो। अब आप लोगों ने देखा होगा, तभी तो आप लोग कहीं भी किसी भी स्थान पर क्या कर लेते हो? सभा कर लेते हो। क्यों? क्योंकि आपको छूट है, आपको स्वतंत्रता है, आप सभा बुला सकते हो। तभी आपने गांव में देखा होगा, थोड़ा सा भी कोई मामला होता है, पंचायत बुला ली जाती है, वो सभा ही तो है, वहां पर बैठे ही तो रहे एक जगह। इसी प्रकार आप लोगों ने देखा होगा, इलेक्शन जब होता है तो पहले कौन सा समाज सभा कर रहा है, फिर कौन समाज सभा कर रहा है। तो यहां पर सभा करने की आपको स्वतंत्रता है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके के साथ, हंगामा नहीं, लड़ाई दड़ाई नहीं। बात समझ में आई? तभी पहले कि आप तो कह सकते हो गुरुजी नहीं, सभा कर ही नहीं सकते, परमिशन लेनी पड़ती है पहले। हाँ, परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना भाई, आप लोग क्या पता कि उसमें उपद्रवी आ जाए और वहां पर लड़ाई करवा दे। तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन ये कहता है कि हमारे पास पुलिस सेवा है आप लोगों के लिए इस समय या नहीं है। अगर परिस्थिति उसकी सही नहीं है तो आपको छूट टाली जा सकती है कि अभी रुक जाइएगा, हमारे पास पुलिस प्रशासन नहीं है, आप जब हम लोग कहें तब यहाँ पर सभा कर लीजिएगा। तो इसलिए वो परमिशन लेनी पड़ती है ताकि आपकी जो सभा है वो अच्छे से वहां पर हो सके, पुलिस प्रशासन आप लोगों को सुविधा उपलब्ध करवा सके, इसी के लिए वो परमिशन ली जाती है। क्लियर हुई बात? 19(1)(c) की बात करें या फिर हम लोग किसकी बात करें? 19(1)(c) की। 19(1)(c) के अंतर्गत क्या है? तो आप लोग सभा करेंगे, तो सभा करेंगे तो क्या बनाएंगे आप लोग? क्या बनाएंगे भाई सभा करने के बाद? तो सभा करने के बाद संघ और संगठन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? संघ और संगठन बनाएंगे। सभा करते ही क्यों है? अपना संघ बनाने के लिए, अपना संगठन बनाने के लिए। भाई देखो ना, इलेक्शन से पहले सभा तभी क्यों करते हैं? ताकि अपना संघ मजबूत हो, अपने संघ में लोग शामिल हो, अपन को वोट दे, तभी तो सभा करते हैं। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि संघ और संगठन बनाने की जो हमें छूट मिलती है वो आर्टिकल 19(1)(c) से मिलती है। तभी आप लोगों ने देखा होगा आपके गांव के अंतर्गत युवा संघ बना हुआ है, कोई कौन सा संघ बना हुआ है, कोई छात्र संघ बना हुआ है,
तो ये सारे जो संघ बनाने की हमें छूट मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है, वो आर्टिकल 19(1)(c) के द्वारा मिलती है। तो यहां पर लिख दीजिएगा, संघ या संगठन, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, बनाने की स्वतंत्रता, बनाने की स्वतंत्रता। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें, अगली बात करें, तो यहीं पर आप लोगों को थोड़ा सा और ध्यान देना है और ध्यान देके नोट करके लिख देना है। भाई सहकारिता, सहकारिता बनाने की भी जो आप लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करता है वो आर्टिकल नंबर कौन सा करता है, 19(1)(c) करता है। लेकिन ये सहकारिता को जो मान्यता मिली है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुड़ा गया है, वो जुड़ा गया है 97वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2012 के द्वारा, यानी कि 97 नंबर का संविधान संशोधन किया 2012 में, और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहां पर ऐड किया। तो यहां पर लिख देते हैं 97वां संविधान संशोधन और 2012, सहकारिता, सहकारिता की स्थापना, की स्थापना करने की स्वतंत्रता, करने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो आप लोगों को जो सहकारिता स्थापना करने की स्वतंत्रता मिलती है वो आर्टिकल नंबर कौन से मिलती है, 97 से मिलती है। अब यहीं पर हम लोग बात करें आपकी अगली स्वतंत्रता की, यानी कि हम लोग चलते हैं अनुच्छेद नंबर 19(1)(d) की तरफ। कहां की तरफ चलते हैं, डी की तरफ यहां पर चलते हैं। अब भाई यहां पर आपको संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता दे दी। अब आप देश के अंतर्गत कहीं पर भी भ्रमण कर सकते हैं, यानी कि देश के अंतर्गत भ्रमण करने की जो स्वतंत्रता प्रदान की जाती है वो आर्टिकल नंबर 19(1)(d) के द्वारा प्राप्त की जाती है। यानी कि भारत के अंदर किसी भी राज्य के अंतर्गत आप घूमिएगा फिरिएगा, आपको कोई रोक नहीं है, आपको फुल स्वतंत्रता यहां पर प्रदान की गई है। तो लिख दीजिएगा, देश के भीतर, देश के भीतर भ्रमण करने की स्वतंत्रता, देश के भीतर भ्रमण करने की स्वतंत्रता, करने की स्वतंत्रता। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखें अगली स्वतंत्रता आपकी 19(1)(e). 19(e) के अंतर्गत आप लोगों को कौन सी स्वतंत्रता प्रदान की गई है, तो आप भारत के अंतर्गत कहीं पर भी आप निवास कर सकते हैं, आप रह सकते हैं, बस शर्त यह है आपकी जेब में पैसा होना चाहिए। भाई आप कहीं भी प्लॉट खरीदिए, क्या दिक्कत है, भारत के अंदर कहीं पर भी खरीदिए, कोई रोक टोक नहीं है आप लोगों को, बस जेब में आपकी में क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। ठीक है, तो भारत में आप लोग कहीं पर भी जाकर निवास कर सकते हो, कोई आप लोगों को वहां से नहीं भगाएगा। तो भारत में, भारत में निवास करने की स्वतंत्रता, भारत में निवास करने की स्वतंत्रता, करने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। क्लियर है बात, यहां तक कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद यहां पर कर सकता हूं। ये तो मामला चौपट हो गया। हाँ चलो कोई बात नहीं, हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, इसको यहां से उठाते हैं और अगले पेज पर ले चलते हैं, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई भी व्यवधान नहीं हो। ठीक है, चलो जी, बात कर लें, अगले पेज की तरफ बढ़ जाएं, अगले पेज पर। चलो जी, ये हमारी लाइन अगले पेज पे आ जाएगी तो बढ़िया रहेगा, ताकि हमें यहाँ पर जो असुविधा आप लोगों को देखने को मिल रही है वो असुविधा यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। कॉपी हो गया भाई, कॉपी तो हो गया, लेकिन पेस्ट कैसे होगा ये, चलो देखते हैं पेस्ट हो जाए तो भाई। चलो नहीं होगा ये, वापस से लिख देंगे, इसको यहां से हटा देते हैं। चलो जी कोई बात नहीं,
इसको यहां से हटा ही देते हैं। ठीक है, ई को हम लोग वापस से लिखते हैं और दूसरी साइड यहां पर लिखकर आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर लिख दीजिएगा आप लोग, हमारी कौन सी स्वतंत्रता 19(1) ई, यहां पर लिख दीजिएगा भारत में निवास करने की स्वतंत्रता, भारत में निवास करने की स्वतंत्रता, भारत में निवास करने की स्वतंत्रता, करने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं 19(1) एफ की, और एफ में आपके लिखा हुआ था संपत्ति रखने का अधिकार स्वतंत्रता। तो संपत्ति रखने की स्वतंत्रता वर्तमान में नहीं है, तो यहां पर लिख देंगे वर्तमान में नहीं है, वर्तमान में नहीं है। वहीं हम लोग बात करें आप लोगों के साथ, ई के बाद आपकी कौन सी आती है, एफ के बाद जी आती है, 19(1) जी, और ये आपकी अंतिम क्या थी, यहां पर अंतिम स्वतंत्रता थी। और अंतिम स्वतंत्रता क्या है, तो आप लोग भाई भारत के अंतर्गत कहीं पर भी अपना व्यवसाय डाल सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, यानी कि आप लोगों को भारत के अंदर कहीं पर भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। भारत में व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, यानी कि आप भारत में कहीं पर भी क्या कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। ये स्वतंत्रता प्रदान करता है आपका आर्टिकल नंबर 19(1) जी। क्लियर? तो 19(1) के अंतर्गत आपकी संपूर्ण जो यहां पर क्या थी, संपूर्ण जो आपकी स्वतंत्रताएं थी वो प्रदान की गई थी। अब गुरुजी इनको याद कैसे किया जाए, कैसे इनको याद रखा जा सकता है एक साथ, तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि कैसे आप लोगों को याद हो सकती है। अब देखिएगा, सबसे पहली स्वतंत्रता थी, पहली क्या थी, बोलने की स्वतंत्रता। अब भाई बोलोगे कहां पर, चलो यहीं पर मैं लिख भी दूंगा ताकि आपको याद भी रहेगा, जब नोट्स पढ़ोगे तो आपको यहीं से क्या भी रहेगा, याद भी रहेगा। यहीं हम लोग चिपकाते जाते हैं साथ साथ। तो सबसे पहली स्वतंत्रता थी आप लोगों को बोलने की। कौन सी स्वतंत्रता थी, बोलने की स्वतंत्रता। कौन सी स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। अब भाई बोलोगे तो सही आप लोग, लेकिन किसके सामने बोलोगे, तो यहां पर आप लोगों को देखा मैंने कि भाई सभा करने की स्वतंत्रता, अरे बोलेंगे तो किसके सामने बोलेंगे, सभा के सामने, तो दूसरी स्वतंत्रता आप लोगों को सभा करने की स्वतंत्रता। तीसरी स्वतंत्रता कौन सी दी थी, तो भाई सभा करोगे, सभा करने के बाद क्या करोगे, अरे गुरुजी सभा करने के बाद संघ और संगठन बनाएंगे। अरे भाई सभा क्यों की जाती है, संघ बनाने के लिए, अपना संगठन बनाने के लिए। तो यहां पर आपको क्या बनाने की, संगठन बनाने की, या फिर हम लोग कह सकते हैं संघ बनाने की क्या मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है। अगली देखते हैं चौथी स्वतंत्रता। चौथी स्वतंत्रता क्या है यहां पर, तो संगठन बना के क्या करेंगे, अचार डालेंगे क्या, अरे नहीं नहीं गुरुजी, अचार क्यों डालेंगे, उसको प्रचार प्रसार करेंगे, संगठन और बढ़ाएंगे हम लोग। तो यहां पर अगला क्या है, प्रचार प्रसार कैसे करोगे, घूम घूम के करोगे, भ्रमण कर करके करोगे। तो यहां पर अगली स्वतंत्रता भ्रमण करने की स्वतंत्रता। कौन सी, भ्रमण करने की स्वतंत्रता। अगली बात यहां पर, तो अगली बात यहां पर हम लोगों को ध्यान में रखनी है, भ्रमण करके आप लोग परेशानी होगी क्या, थकोगी नहीं क्या, तो अगली स्वतंत्रता आपकी कौन सी, तो ध्यान रखना, निवास करने की स्वतंत्रता। कौन सी, निवास करने की स्वतंत्रता। निवास करने के बाद ध्यान रखना है कि आपको पैसा वैसा नहीं कमाना, तो पैसा रखने की स्वतंत्रता तो आज है ही नहीं, लेकिन इसके बाद अरे भाई पैसा तो कमाना पड़ेगा, बच्चे भूखे नहीं मर जाएंगे। तो यहां पर आपको भारत में कहीं पर भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, क्या करने की, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है, इतनी यानी कि 6 प्रकार की स्वतंत्रता आप लोगों को यहां पर आपका संविधान प्रदान करता है। किसी प्रकार का कोई यहां पर व्यवधान नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात दिमाग में, ये आपकी प्रेजेंट में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है जो मैंने यहां पर आप लोगों को बता दी। अब अक्सर विद्यार्थी इसमें क्या गलती करता है, अक्सर विद्यार्थी गलती कर जाता है, एक तो कहां पर, तो एक तो यहां पर गलती कर जाता है। जैसे कि यहां मैंने लिखवाया आप लोगों को कि डी वाली कहां है हमारी, ये कि आप लोग देश के भीतर भ्रमण करने की स्वतंत्रता है, यानी कि भारत के अंतर्गत आप लोग कहीं पर भी भ्रमण कर सकते हैं। एग्जामिनर बड़ा चालाक है, वो प्रश्न देता है निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अंतर्गत नहीं है, और वहां पर आप लोगों को देखेगा या फिर दे देगा कौन सी स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के अंतर्गत नहीं है, और वहां पर ये 4 ऑप्शंस रख देगा, और एक में लिखा होगा विदेश भ्रमण करने की स्वतंत्रता। वो भारत नहीं लिखेगा, विदेश भ्रमण करने की स्वतंत्रता। और हम लोग तो केवल किसको देखेंगे, भ्रमण को देखेंगे, और देखेंगे नहीं कि देश में कि विदेश में है।
आपको विदेश भ्रमण करने की स्वतंत्रता नहीं देता, आपको देश के भीतर भ्रमण करने की स्वतंत्रता देता है। अगर भारत से बाहर जाओगे, विदेश जाओगे, तो आप लोगों को वीजा लेना पड़ेगा। तो यहां पर अक्सर इस प्रश्न के अंतर्गत गलती कर जाते हैं विद्यार्थी। तो मैं वही बातों को यहां पर आपको ध्यान दिलाऊंगा जहां पर आप लोग गलती करते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं, हम लोग आगे बात करते हैं। जैसे कि यहां पर हम लोगों ने लिखा है कि आपको इतनी स्वतंत्रताएं हैं, तो क्या इन स्वतंत्रताओं को आपको देकर छूट गए? नहीं, इन स्वतंत्रताओं पर रोक भी लगाई गई है। क्यों लगाई रोक? भाई आप तो बोलने की स्वतंत्रता दे दी, आप तो कल गाली बकोगे किसी को भी, आप तो किसी दूसरे देश को गाली दोगे, तो क्या हमारा वहां पर सब्र टूटेगा? नहीं, गलत बात है ये तो। कैसे गाली दे सकते हो? हमारी कोई इज्जत नहीं है। तो यहां पर आप लोगों की इन सारी स्वतंत्रताओं पर रोक भी लगाई गई है। और रोक जो हम लोगों ने लगाई है वो आर्टिकल 19 में ही लगाई है। यानी 19(1) में तो आपको स्वतंत्रताएं दी, और 19(2) से लेकर 19(6) तक इन सभी स्वतंत्रताओं क्या भी लगाई गई है? रोक भी लगाई गई है। जैसे मैं यहां पर लिखूं, 19(2) के द्वारा इस पर रोक लगाई गई है, 19(3) के द्वारा यहां पर रोक लगाई गई है, 19(4) के द्वारा यहां पर रोक लगाई गई है, 19(5) के द्वारा 19(5) के द्वारा यहां पर रोक लगाई गई है, और 19(6) के द्वारा यहां पर रोक लगाई गई है। इस प्रकार से आपकी क्या लगा दी? रोक लगा दी। तो यहां पर लिख दीजिएगा नोट करके, इन सभी स्वतंत्रताओं पर, इन सभी स्वतंत्रताओं पर ताओं पर 19(2) से लेकर 19(6) तक, 19(6) तक रोक भी लगाई गई है। रोक भी लगाई गई है। रोक भी लगाई गई है। अब जब रोक लगाई गई है तो कोई ना कोई आधार जरूर होगा, कोई ना कोई आधार जरूर होगा रोक लगाई है तो यहां पर रोक लगाने का आधार क्या है? तो यहां पर हम लोग आधार को चेक करते हैं। इसको चेक करते हैं, आधार को लिखते हैं कि रोक लगाने का आधार क्या हो सकता है। रोक लगाने का आधार, रोक लगाने का आधार, आधार। तो यहां पर रोक किस आधार पर लगाई गई है, उस चीज को यहां पर हमें अवश्य रूप से ध्यान रखना है। देखो, हमारे देश की एकता, अखंडता, इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। हमारे देश की एकता है, ये नहीं टूटनी चाहिए आपके बोलने के ऊपर, आपके निवास करने के ऊपर, आपके भ्रमण करने के ऊपर। यानी ये स्वतंत्रताएं हैं, इनकी वजह से हमारे देश की एकता, अखंडता को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। दूसरी बात, जो सांप्रदायिक सौहार्द्र है, यानी कि जो संप्रदाय हमारे हिंदू मुसलमान, इनके अंतर्गत किसी प्रकार की कोई भी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, हमारे विदेशों के साथ जो संबंध है वो खराब नहीं होने चाहिए। अगली बात, किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। अगली बात, तो हमारे यहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार की भावना को यहां पर रखा गया है। तो हमारे जो व्यवहार है उसके अंदर किसी प्रकार की मानहानि नहीं होनी चाहिए। मानहानि हुई यानी कि आप लोगों की इज्जत यानी प्रतिष्ठा, इसको ठेस पहुंची तो भी आपका अपराध होगा। वहीं हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, इसकी अवमानना, तब भी आपकी इन स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है। तो लिख दीजिएगा यहां पर सारी बातें, क्या क्या आधार है। देश की एकता व अखंडता, अखंडता, सांप्रदायिक सौहार्द्र, इसको हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। मानहानि, मानहानि। अगली बात यहां पर लिख सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना, सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना, की अवमानना, अवमानना, संविधान उल्लंघन, संविधान उल्लंघन, उल्लंघन आदि के आधार पर, आदि के आधार पर, आधार पर क्या लगाई जा सकती है? रोक लगाई
जा सकती है, आधार पर रोक लगाई जाती है, लगाई जाती है। ठीक है, इन आधारों पर क्या होता है, आपके यहां पर इन स्वतंत्रताओं पर क्या भी लग सकती है, रोक भी यहां पर लगाई जा सकती है। तो ये था आपका आर्टिकल नंबर 19 जो हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 20 की। आर्टिकल नंबर 20 की यहां पर बात करते हैं आप लोगों के साथ। अनुच्छेद नंबर 20 कौन सा है, तो अनुच्छेद नंबर 20 आप लोगों के लिए जो बनाया हुआ है वो बनाया हुआ है आपके किसके लिए, अनुच्छेद नंबर 20। तो यहां पर जो अपराधी है, अपराधी के दोष सिद्ध हो जाने के बाद भी यहां पर कुछ संरक्षण प्रदान किया गया है। तो अपराधी के दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण दिए गए हैं वो आर्टिकल नंबर 20 में दिए गए हैं। आपके यहां पर लिखेंगे अपराधी के दोष सिद्धि के संबंध में, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, तो यहां पर किस प्रकार से आपको संरक्षण दिया गया है। पहली बात तो अपराधी समझते हैं कि अपराधी कहां किसे जाता है, किसको हम लोग अपराधी बोल सकते हैं। तो ध्यान रखना, जिसने हमारे जो संविधान है, इस संविधान के किसी रूल्स का उल्लंघन किया है, यानी किसी विधि का उल्लंघन किया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या कर दिया, साबित कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब साबित कर दिया जाएगा, या हमारे कोर्ट के द्वारा या हमारे न्यायालय के द्वारा साबित कर दिया जाएगा, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, तो वो व्यक्ति अपराधी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपराधी कहलाएगा। अब बात ये आती है कि अपराधी तो कहलाएगा, लेकिन उसको किस प्रकार से संरक्षण दिया गया है, यानी कि दोष सिद्ध हो गया उसके ऊपर, तो सिद्ध होने के बाद किस प्रकार से उसको यहां पर क्या दिया जाएगा, संरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो यहां पर पहला पॉइंट कहता है, यानी कि आर्टिकल 21 इस बात को बताता है कि आप लोगों को जो सजा दी जाएगी वो समय और परिस्थिति के अनुसार दी जाएगी। यानी क्या कहा मैंने, यहां से ध्यान से सुनिएगा, 20(1) सजा समय वह परिस्थिति के अनुसार दी जाएगी, वह परिस्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार दी जाएगी, अनुसार दी जाएगी, दी जाएगी। जैसे कि सपोज करो आप लोग, आपने क्या किया, कोई अपराध किया, यानी कि मान लीजिए आप लोगों ने क्या कर दिया, आप में से किसी एक ने, ये जो देख रहा है ना, ये पीछे पीछे बैठा है जो, हाँ हाँ यही, तो ध्यान रखना, इसने क्या किया, एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया। क्या कर दिया, हाँ जो हंस रहा है वही, कि क्या कर दिया, इसने एक मर्डर कर दिया है, यस मर्डर कर दिया। और ये मर्डर किया ना तो 2018 में किया। कब किया मर्डर, 2018 में क्या कर दिया, मर्डर कर दिया। और भाई साहब उस समय मर्डर की जो सजा हुआ करती थी वो 20 वर्ष थी। क्या करती, 20 वर्ष सजा का प्रावधान था 2018 में जब इसने मर्डर किया। लेकिन उस समय इस पर मर्डर का जो केस डाला गया था वो प्रूफ नहीं हुआ था, वो साबित नहीं हुआ था, वो कोर्ट के अंदर मामला चल रहा था। जब इसने मर्डर किया उस समय 2018 में मर्डर कर दिया, लेकिन वो कोर्ट में मामला चल रहा है, अभी प्रूफ नहीं हुआ कि मर्डर इसी ने किया है। और उस समय जो सजा का प्रावधान था वो क्या था, 20 वर्ष की कैद, यानी 20 वर्ष आपको जेल में रहना पड़ेगा। अब भाई ये मामला चलता रहा, कोई बात नहीं, मामला तो चला आ रहा है। और 2023 में जाकर क्या कर दिया, इस मर्डर की जो सजा है इसको 20 वर्ष से बढ़ाकर क्या कर दिया, फांसी की सजा दे दी। कि अब कोई मर्डर करेगा तो फांसी, क्या फांसी, अब कोई मर्डर करेगा तो फांसी दी जाएगी। ओ माय गॉड, फांसी सीधा, यस। और इस जो हंस रहा है ना, इसकी किस्मत और खराब, इस पर 2024 में जाकर, कब, 2024 में जाकर जो मर्डर का केस डला हुआ था वो प्रूफ हो गया, साबित हो गया कि मर्डर इसी ने किया था। वो साबित हो गया, कोर्ट ने साबित कर दिया कि भाई साहब ये मर्डर जो है वो इसी व्यक्ति के द्वारा किया गया। तो काम खराब हो गया, काम खराब हुआ। तो अब प्रश्न तो हमारा ये है कि अब इसको जो सजा देंगे हम लोग वो 20 साल की देंगे या फांसी की सजा देंगे, क्योंकि प्रूफ कब हुआ है, 2024 में। तो ये आपको आर्टिकल बताना चाह रहा है कि सजा समय और परिस्थिति के अनुसार मिलेगी। जब इसने अपराध किया था उस समय के अनुसार मिलेगी, प्रेजेंट टाइम के अनुसार नहीं। यानी कि अब आपको जो सजा मिलेगी वो 20 साल की ही मिलेगी, फांसी नहीं मिलेगी। बात समझ में आई। अब हो सकता है इसके विपरीत हो, इसके विपरीत भी तो हो सकता है, पहले फांसी की थी अब किसकी कर दी, अब मर्डर की, अब 20 साल की कर दी। तो क्या अब फांसी की सजा होगी
तो ये बात आपके कोर्ट के ऊपर निर्भर करती है कि सजा को कम तो कर सकता है, इसके अनुसार दे सकता है ये, ठीक है, लेकिन बढ़ा नहीं सकता। 20 साल तो फांसी नहीं कर सकता, लेकिन फांसी है तो 20 साल की कर सकता है। इस प्रकार से यहां पर उल्लेख मिलता है हमें इसके द्वारा। बात समझ में आई? इसके अलावा ये भी हम लोग इसी में शामिल कर सकते हैं, जैसे कि मान ली जाए कि 2018 में मर्डर का जो केस था, इसका कोई प्रावधान नहीं था, कोई सजा ही नहीं थी, ठीक है, केस चल रहा था, बाद में जुड़ा 2023 में, और 2023 के अंतर्गत यहां पर सजा का प्रावधान कर दिया। तो यानी कि किसी व्यक्ति की सजा है उस समय के अनुसार मिलेगी जब इसने क्या किया है, अपराध किया है, उसके अकॉर्डिंग मिलेगी, बाद के अनुसार नहीं मिलेगी। क्लियर है? चलो जी, बात समझ में आई होगी, ऐसी मैं उम्मीद यहां से आप लोगों से कर सकता हूं। अगली बात यहां पर करें हम लोग 20(2) की। 20(2) क्या कहता है? तो 20(2) कहता है एक अपराध के लिए, एक अपराध के लिए, एक अपराध के लिए एक बार ही सजा का प्रावधान, एक अपराध के लिए एक बार ही सजा का प्रावधान, एक बार ही सजा का प्रावधान, सजा का प्रावधान, सजा का प्रावधान। यानी आपने एक अपराध किया है तो सजा भी आपको एक बार प्रदान की जाएगी, यानी कि दोहरी सजा से, दोहरी सजा से संरक्षण, सजा से संरक्षण। क्या मतलब इसका? क्या समझ में आया? समझना यहां पर, यानी कि आपने एक बार अपराध किया है तो एक ही आपको सजा दी जाएगी, दो सजा नहीं मिलेगी। बात समझ में आई? यानी कि ये नहीं कि एक अपराध किया है और बार बार उसकी आपको सजा दे दी जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपने एक अपराध किया है तो एक बार ही आपको सजा मिलेगी, उसी अपराध की बार बार आप लोगों को सजा नहीं दी जाएगी। तो सही बात है कि एक अपराध किया तो एक बार ही तो मिलेगी सजा, गुरु क्यों दो बार देंगे हम लोगों को, हम क्यों लेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपका ये क्या है, आपका मौलिक अधिकार है आर्टिकल नंबर 22 के अंतर्गत। लेकिन यहां पर कई बार क्या होता है, विभाग, जैसे कि मान लो आप शिक्षक थे और आपने कोई क्या कर दिया, कोई अपराध कर दिया, तो यहां पर कोर्ट ने आपको 20 साल की सजा दे दी, और वहीं आपका जो शिक्षा विभाग है उसने भी क्या कर दिया, उसने भी आपको टीचर से सस्पेंड कर दिया। तो यहां पर आप तो कहेंगे कि मुझे तो कोर्ट ने भी दे दी और यहां पर सस्पेंड कर दिया, दो सजा हो गई, ये तो गलत बात है। तो यहां पर ध्यान देना, स्पष्ट लिखा है कि कोर्ट ने कहा है कि न्यायालय के द्वारा दी गई जो आपकी सजा है वही मान्य होगी, विभागीय सजा को हम लोग इसके अंतर्गत शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां पर लिख दीजिएगा विभागीय सजा, नोट करके लिख दीजिएगा, नोट करके लिखेंगे विभागीय सजा, विभागीय सजा को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता, इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता, शामिल नहीं किया जाता, नहीं किया जाता। जैसे कि मान लो एक सपोज करो आप किसी विद्यालय में पढ़ाते हो, आप विद्यालय में पढ़ाते हो, तो यहां पर क्या हुआ कि आपने किसी विद्यार्थी के चाटा मार दिया खींच के, और भाई साहब उसके ब्लड आ गए और बहुत सारी चीजें हो गई उसके साथ। अब शिक्षा विभाग को पता लग गया इस बात का, शिक्षा विभाग ने हटा दिया आपको, सस्पेंड। इधर से भाई साहब उससे जो बच्चे के माँ बाप थे उसने कोर्ट में कर दी, केस कर दिया आपके ऊपर। अब कोर्ट ने यहां पर क्या किया, सजा दी, और आप लोगों ने कहा कि आपने तो कहा एक सजा के लिए एक बार ही एक अपराध के लिए एक बार ही सजा का प्रावधान है, तो मुझे तो सजा दे दी ना, शिक्षा विभाग ने सस्पेंड कर दिया ना, अब आप क्यों सजा दे रहे हो मुझे। तो यहां पर कोर्ट ने कहा कि भाई हमारी सजा है ना वो विभागीय सजा में इंक्लूड नहीं है, विभागीय सजा को हम लोग इसके अंतर्गत शामिल नहीं करेंगे। ये बताना चाह रहा है आर्टिकल नंबर आप लोगों को 20। अंतिम आर्टिकल और ही बात कर ले, यहीं पर एक और बनाया गया है अनुच्छेद नंबर 20(3). कौन सा? 20(3). और 20(3) क्या कह रहा है आप लोगों से? 20(3) आप लोगों से कह रहा है कि मान ली जाए आपको स्वयं के प्रति साक्ष्य देने के लिए मजबूर किया जाए, तो आपको स्वयं के लिए साक्ष्य देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कोई मजबूर भी कर रहा है तो आप लोग उसमें हाँ भर सकते हैं, लेकिन जब सुनवाई होगी उस समय ऐसे साक्ष्य को, ऐसे जो आपने स्टेटमेंट दिया है उसको साक्ष्य रूप में शामिल नहीं किया जाएगा। बात समझ में आई? यानी कि स्वयं के प्रति आपको सबूत देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोर्ट भी इन सबूतों को मान्य नहीं करेगा। बात समझ में आ रही होगी? तो यहां पर लिख देते हैं स्वयं के प्रति, स्वयं के प्रति साक्ष्य देना
आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। समझना, यानी स्वयं के प्रति सबूत देना आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है, आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता कि स्वयं के प्रति साक्ष्य दो। यानी कि ये आप लोगों से कह रहा है, मान लीजिए आपको पुलिस गिरफ्तार करने आई, गिरफ्तार करके थाने में लेके जा रही है और बीच में धपटा धै इधर से ते तड़ातड़ मजा दी आपके, तो और कह रही है भाई साहब बता तूने किया है क्या, ये बता तूने किया है क्या। तो यहां पर कह रहा है कि जो आप उस समय बोलोगे ना, उस समय जो आप लोग कहोगे कि हाँ ये मैंने किया है कि नहीं किया, तो ये न्यायालय के अंतर्गत मान्य नहीं होगा जो आप स्वयं के प्रति साक्ष्य दे रहे हो। आपका कोर्ट नहीं मानेगा इस बात को, इस सबूत को नहीं मानेगा, तो आपको खुद के प्रति साक्ष्य देने की कोई यहां पर आवश्यकता नहीं है। क्लियरिटी के साथ दिमाग में आपके समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो यहां पर हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 19 की बात की, 20 की बात की और आर्टिकल 17, 18 की बात की। चारों आर्टिकल बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आए होंगे। इसके आगे की बात हम लोग अगले सेशन में करेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।